वॉइस ऑफ अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। आज हम मौजूद हैं वफाकी कैपिटल इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की पार्लियामान के बाहर, और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में 18वीं तरमीम। इससे वफाक ने, सूबों ने क्या खोया क्या पाया। हमारे साथ मेहमान हैं जिन्होंने इस इशू पर बहुत काम किया है। सबसे पहले अफरासियाब खटक साहब, पाकिस्तान में साबिक सेनेटर भी हैं, इंसानी हुकूक की जद्दोजहद के लिए इनका बहुत बड़ा नाम है। उसके साथ हैं नुसरत जावेद साहब, पाकिस्तान के बहुत पुराने और बहुत जाने माने सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फजलुल्लाह कुरैशी साहब फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, पाकिस्तान में प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादातर उससे मंसूब रहे हैं। और उसके साथ शहबाज राना, पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक बहुत जाना माना नाम, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी काम करते हैं, अपना शो भी करते हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। अफरासिया साहब, आपसे शुरू करूँगी। 18वीं तरमीम का बहुत शोर सुनते हैं। ये 18वीं तरमीम हमारे आम आवाम को बताइए है क्या, इसमें क्या शिक़ें हैं और इसकी क्या अहमियत है? जी, बहुत अहम सवाल है। दर हकीकत 1973 के आइन की मंजूरी के बाद आइनी इस्लाहात का सिलसिला रुक गया था। एक तो ज़िया उल हक़ का मार्शल लॉ बीच में आया, फिर हुकूमतें मुस्तहकम न हो सकीं और पोस्ट ज़िया भी, तो कहीं जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जब दस्तखत हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब नवाज शरीफ के दरमियान, तो उसमें यह तय पाया कि आइनी इस्लाहात होंगी और रूल्स ऑफ द गेम को पार्टियां कबूल करेंगी। तो इलेक्शन हुए 2008 के, जनरल मुशर्रफ पीछे चले गए, तो उसके बाद रास्ता हमवार हुआ। लेकिन किसी एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी, इत्तेफाक राय से करना था जो कुछ भी करना था। तो उसके लिए एक कमेटी बनी, मैं भी उसका रुकन था, रज़ा रब्बानी साहब उसके कन्वीनर थे, चेयरमैन थे। तो उस पर 5 महीने तकरीबन लगे। दर हकीकत उसमें हमने ये करना था कि एक तो मार्शल लॉ ने बहुत कुछ इसके अंदर डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को मसख कर दिया था। मसलन पार्लियामेंट्री सिस्टम को सदारती बनाने की कोशिश की थी, मसलन वफाकी निज़ाम को वहदानी निज़ाम यानी फेडरल निज़ाम को यूनिटरी निज़ाम बनाने की कोशिश की थी। फिर यानी यहाँ तक कि ज़िया उल हक़ का नाम भी था उसमें आइन में, क्योंकि वो एक मार्शल लॉ का उन्हें वो डाला था उसमें, जो PCO या कुछ असम्बली ने 1985 की असम्बली ने डाला था। तो एक तो उसको साफ़ करना था, ओरिजिनल शक्ल को वापस लाने की कोशिश। दूसरा ये था कि 73 में जब ये दस्तखत हुए तो ये तय किया गया था कि 10 साल के अंदर ये जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, ये ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन वो तो नहीं हो गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला था। कंकरेंट लिस्ट किसको कहते हैं हमारे आम लोगों के लिए? कंकरेंट लिस्ट मुश्तरका कानून साजी की लिस्ट, जिसमें यानी ऐसे आइटम्स जिनके बारे में मरकज़ी असम्बली, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली दोनों कवानीन बना सकती थी। इसको कंकरेंट लिस्ट कहते थे। तो बहरहाल ये जब शुरू हुई बात तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। मसलन एक तो 17वीं तरमीम हमने हटाई जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने की थी, उसको रिपील किया। उसके बाद फिर यानी कि सदर अब असम्बलियाँ जो हैं वो नहीं तोड़, सदर असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकेंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कंकरेंट लिस्ट के ख़ात्मा सबसे बड़ा कदम था। इसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात की काउंसिल को मजबूत बनाना था, उसकी ऑपरेशन को मजबूत बनाना था, फंक्शनिंग को। 3 नए इंसानी हकूक़ शामिल किए गए। इसके अलावा डिस्क्रेशन को ख़त्म किया गया, यानी वज़ीर आज़म हुकूमत नहीं है, हुकूमत काबीना है। इसी तरह से फिर मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात बढ़ा दिए गए, सदर के इख्तियारात घट गए, इस असम्बली के अलावा भी गवर्नर के इख्तियारात घट गए और वज़ीर आला के इख्तियारात बढ़ गए। इसी तरह से आर्टिकल 6 मजबूत हुआ, जिसने आइन पर हमला जब होता था, आइन की हिफाजत नहीं हो सकी थी। 73 के आइन में सब कुछ होने, आर्टिकल 6 होने के बावजूद आपने देखा कि ज़िया उल हक़ ने मार्शल लॉ लगाया और मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और वो कोर्ट्स ने उसको अपहोल्ड किया। तो इसलिए उसकी ज़ुबान बदली गई। अब ऐसी ज़ुबान लाई गई है जिसमें वो मुदाखलत नहीं हो सकी उसके बाद। अच्छा, आप ही ने बताया था कि ये 1973 के बाद सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी आइन में तब्दीलियाँ हुई, तकरीबन 1/3 ऑफ द आइन बदला गया, वो ये 18वीं तरमीम थी। नुसरत जावेद साहब, क्या खोया क्या पाया? वफाक ने क्या खोया क्या पाया? सूबों ने क्या खोया क्या पाया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको उसका बैकग्राउंड ज़हन में रखना चाहिए। जब ये 1973 का आइन बना था ना, तो उस वक्त ताज़ा पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। तो उस वक्त ये कि जनरल जो हमारे यहाँ फीलिंग पाई जा रही थी
कि शायद पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं सरहद और बलूचिस्तान वो भी हमसे जुदा होने के चक्कर में हैं। तो इसीलिए जो अफरासियाब आपको कह रहे हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी के क्वेश्चन को जो है वो पीछे फेंक दिया गया और कहा कि जी ये चीज़ें हम 10 साल में तय करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी हिस्ट्री रही ना कि हमारे जो पाकिस्तान के हिस्से हैं इनकी अपनी तारीख़ी शनाख्त है। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, तो इनको सबसे पहले जो है 1 यूनिट में इनकी शनाख्त मिटा दी गई। तो उसको जहन में रखते हुए असल बात ये थी कि आपको सूबों को उनकी हिस्टोरिक शनाख्त के साथ रखना था, नंबर 1। लेकिन मिजाज हमारा भुट्टो साहब के ज़माने में भी आई एम सॉरी टू से 1 यूनिट वाला ही रहा कि इस्लामाबाद में बैठ के फैसले होंगे कि सांगड़ में क्या चाहिए। इस्लामाबाद तय करेगा कि आपको खुशदार में क्या करना है, इस्लामाबाद तय करेगा कि DI खान में क्या करना है। तो इसमें एक बात 18वीं तरमीम का जिक्र करते हुए हमें ये क्रेडिट देना होगा उस वक्त के सदर को कि वो अगर चाहते तो वो तमाम अख्तियारात अपने पास रखते जो कि मुशर्रफ को मुयस्सर थे, ज़िया को मुयस्सर थे। तो आप 1001 किस्म की जो है आप यानी तनकीद कर सकते हैं आसिफ जरदारी पे, लेकिन उस पे ही वॉलंटियर्ड के अख्तियारात तो बेसिकली उससे जा रहे थे। जी बिल्कुल। नंबर 1 उसकी भी एक बैकग्राउंड है कि उनके वालिद हाकिम अली जरदारी जब नेशनल अवामी पार्टी को बिलाखिर गद्दार और कालदम क्यों करार दिया गया था, इसलिए कि वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती थी। तो उन पे इल्ज़ाम लगता था कि पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद उस जमात को रिप्लेस करने के लिए जो लोग बच गए थे, इन जैसे लोग तो जलावतनी और जेलों वगैरह में चले गए, तो फिर एक जमात बनी थी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। बहुत कम लोगों को पता है कि उसका पहला जो कन्वेंशन है इफ्तिताही, वो हुआ था हाकिम अली जरदारी के सिनेमा नवाब शाह में, और उसके थे वो यानी मज़ारी साहब जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट बने थे, और बेगम नसीम अली ख़ान जो हैं वो सूबाई सदर बनी थी, क्योंकि बाकी तो सारी क़यादत गई हुई थी। तो उस जहन में रखते हुए आसिफ अली जरदारी ये नहीं चाह रहे थे कि तारीख़ जो है दोहराई जाए और दोबारा उन्हें, और 18वीं तरमीम ही की वजह से जैसे पहले सूबा सरहद कहा जाता था तो ये बनी KPK, खैबर पख्तूनख्वा नाम। हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती से ऑफ लेट ये हो रहा है कि 18वीं तरमीम को सिर्फ एक बात समझी जाती है कि साहब मरकज़ से पैसे लेकर सूबों को दे दिए गए और सूबों में ये लुटाए जाते हैं। और इसमें बड़ी लतीफ़े की बात यह है कि उस वक्त 18वीं तरमीम में सबसे ज़्यादा पेश एंड अफरासियाब भाई वुड कैन बेयर मी आउट, वो थे डार साहब, और वो खुद मुख्तारी के हामी बने हुए थे। क्यों? इसलिए कि पंजाब में शहबाज में उनकी हुकूमत थी। अब जैसे ही गई है तो उसके बाद मैं बताऊं कैसे अब वो बॉस थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने पैसों की बात की तो हमारे पास जो पैसों के गुरु बैठे हुए हैं इनसे पूछते हैं कि कितने पैसे पहले सूबों को मिलते थे, अब कितने मिलते हैं। जी देखिए, जो 18वीं तरमीम थी या नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उसके तहत जो सूबों का हिस्सा था ओवरऑल उसमें 10% इजाफा हुआ। वो 47.5% से बढ़ के वो तकरीबन 58% हो गया। और ये जो उनका हिस्सा बढ़ाया गया तो उसके उसके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1 कि उनको जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो उनके पास स्पेंडिंग पावर्स ज़्यादा होंगी, और उसके साथ ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएंगी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली अब सूबाई मामलात हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो ये इसके पीछे एक फंडामेंटल एक प्रिंसिपल था। दूसरा ये था कि जब वफाक का हिस्सा इसमें कम हो रहा था तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो टैक्स टू GDP रेशो है, जितना पाकिस्तान में टैक्स के महसूलात इकट्ठे होते हैं उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर हर साल 1% इजाफा किया जाएगा। कोई रफली 10% के करीब था उस वक्त टैक्स टू GDP रेशो पाकिस्तान की। तो प्लान ये था कि 2015 तक इसको 15% तक लेके जाना है, ताकि वो जो एक पैसा इजाफी गया उसको भी कॉम्पनसेट किया जा सके, और ओवरऑल जो खर्चा करने का पूल है पाकिस्तान का, वफाक का, सूबों का, उसमें भी इजाफा हो सके। अनफॉर्चुनेटली दोनों काम नहीं हुए। ना तो सूबों के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, ख़र्चा बेतहाशा हुआ। उनको जो पैसा मिलता था गुज़श्ता 12-13 साल में मोर देन डबल हो गया है वो, टू दी एक्सटेंट। इस पर एक आप एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि बलूचिस्तान जिसका शेयर रफली कोई 9% होता है जो उनको जाता है, जो टोटल पूल का 9 से 10% के दरमियान है उनको जो अब हिस्सा जाता है 18वीं तरमीम के बाद, NFC के बाद, पहले उनको एक्चुअल जो FBR की कलेक्शन, अगर FBR ने 100 रुपया इकट्ठा किया और उसका हदफ 120 रुपये का था तो उनको 100 रुपये के ऊपर पैसे मिलते थे। अब ये होता है कि बलूचिस्तान को
एक्चुअल कलेक्शन के ऊपर पैसा नहीं मिलता। उसको FBR का जो हदफ है जो 120 रुपये है, तो उसको 120 रुपये तक मिलेगा। मतलब आपने पैसा इकट्ठा भी नहीं किया और सूबे को दे दिया। इस हद तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई। वफाक की जो सूरत हाल थी टैक्स कलेक्शन की, कि इन्होंने जो ख़ुद को कॉम्पनसेट करना था, वो 10 से 15% पे लेके जाना था, वो बजाय 15% पे जाने के वो 10 से भी गिर के वो 8.5-9% के ऊपर आ गया। तो यही वजह है कि आज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे जो 18वीं तरमीम थी जिसने रिस्टोर किया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें बेइंतहा अच्छे काम थे, वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। और एक वफाक का जो रोना है, जो किसी हद तक जायज़ भी है, वो आगे आ गया है कि सूबे सब कुछ ले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। फजलुल्लाह साहब, क्या वजह है कि जो होना था वो नहीं हुआ, जो खर्चे कम होने थे वो बढ़ गए और जो रेवेन्यू बढ़ना था वो कम हो गया? रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। उसूलन दो चीज़ें थी ना, अगर आपको सूबों को आपको डिवॉल्व कर रहे थे तो आपको मरकज़ को भी नीचे लाना था, उसमें उसके जो डिवीजन्स कम करनी थी। जब आपने देखें, आपने फैसला कर लिया कि कनकरेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, प्रोविंशियल लिस्ट ख़त्म, 2 लिस्टें रह गई, एक वो फेडरल लिस्ट, दूसरी फेडरल लिस्ट पार्ट 2 में वो जो थी जो कामूस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आती थी, और पार्ट 1 में इम्पॉर्टेंट 10-15 जो डिवीजन्स थी, जैसे डिफेंस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और बाकी जो भी चीज़ें थी वो सूबों को ट्रांसफ़र हो गई। और उस वजह से जो हुआ कि सूबों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पैसे भी बढ़ गए। लेकिन मरकज़ ने ये किया, ये मैंने मरकज़ को नोट भेजा था क्योंकि मरकज़ ने एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद ये थी कमेटी ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये 5 अप्रैल को बनी थी तो डिवॉल्व करने के लिए, जिसके नदीमुल हक जिसके चेयरमैन थे। और मैंने उनसे बड़ा झगड़ा हुआ। फाइनली मैंने प्रपोज किया था, ये 3 अनेक्स्चर्स हैं कि उस वक्त जो था, जब 18 अमेंडमेंट आ रही थी तो हमारे पास जो थी 32 डिवीजन्स थे। 18 अमेंडमेंट के बाद 2 साल के अंदर 42 डिवीजन्स हो गए, बजाय इसके कि 16 डिवीजन होते। मतलब ये कि मिनिस्ट्रीज भी जो खत्म करनी थी वो दूसरे नामों से आ गई, और आ गई, नई मिनिस्ट्रीज आ गई, 42 मिनिस्ट्रीज हो गई। मैंने इनको प्रपोज दिया था कि 42 को आप 20 मिनिस्ट्रीज में करें, ये एक का जस्टिफिकेशन दिया है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? नियत नहीं है, मैंने आपको बताया था, नियत कोई नहीं है। न सूबों के इम्प्लीमेंटेशन की सही नमूने में नियत है, क्योंकि सूबों ने भी बेईमानी की। अभी तक उनको ये पैसा दिया गया था, जैसे शहबाज भाई ने कहा कि आप सोशल सेक्टर्स को इम्प्रूव करेंगे, सिक्योरिटी, कम से कम 2 चीज़ें तो करें ना, न सोशल सेक्टर इम्प्रूव हुए, न कोई सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई, जो टोटली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। और इधर फेडरल गवर्नमेंट में ये हुआ, न टैक्स बढ़ा न डेवलपमेंट हुई। क्योंकि जब आपके, मैंने इसमें लिखा कि अगर आपकी डिवीजन्स जो 20 हो जाएंगी, 42 से 20, अयूब खान के ज़माने में 13 डिवीजन्स थी, और मुल्क दो मुल्क थे, बांग्लादेश भी था और हम भी थे, तो सिर्फ 13 डिवीजन से मुल्क चल रहा था। तो अब 20 डिवीजन मैंने सजेस्ट की थी। तो ब्यूरोक्रेसी ने यह कहा कि अगर ये 20 डिवीजन हो गई तो 20 सेक्रेटरी तो घर गए, हमारे खर्चों का, 20 सेक्रेटरी घर गए 22 ग्रेड के, उनके गाड़ियों का, उनका घरों का क्या होगा? नहीं, 20 सेक्रेटरी वो गए, जो एडिशनल सेक्रेटरीज होने थे वो 5 साल पीछे रह गए। उसके बाद 100 ज्वाइंट सेक्रेटरीज पीछे रह गए। तो ब्यूरोक्रेसी ने, और मैंने कहा था मीटिंग में कि ये ब्यूरोक्रेसी कबूल नहीं करेगी, और मैंने लिखा भी है इसमें कि ये ब्यूरोक्रेसी कबूल नहीं करेगी। अफरासियाब खटक साहब, बहुत सारी जो नेशनलिस्ट या कौम परस्त थी, फीलिंग्स भी, जज्बात भी, और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी, हमें नजर आता है कि वो कम हो गई 18वीं तरमीम के बाद। क्या आपको वजह लगती है? मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम से ज़्यादा ये जो हमारे वहाँ जमहूरी निज़ाम की हालत है उसका असर है। पार्टियों को इस्टेब्लिशमेंट ने मार के इतनी पार्टीज बना दिया है। सूबों के अंदर छोटी पार्टियों से शतरंज खेलना आसान होता है, बड़ी पार्टियां भी छोटी पार्टियां बन गई। लेकिन ये दोस्तों ने कहा है, थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि 18वीं तरमीम जो है उसको कबूल नहीं किया गया, और बल्कि मैं थोड़ा सा आगे चलकर कहूँगा कि 1973 के आइन को भी कबूल नहीं किया गया था। लेकिन ना ये कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेज़ों से निज़ाम आ गया था, डीकॉलोनाइज हम नहीं हुए पूरी तरह। गवर्नर जनरल का राज, वाइस रीगल राज वो कायम है। और आपने देखा कि मार्शल लॉ लगे बीच में, तो 73 के आइन को तो माना नहीं उन्होंने, 18वीं तरमीम को तो एकदम नहीं माना। एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ बन गई है जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है, या आप देखें हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ बन गई है जो डिवॉल्व सब्जेक्ट, जैसे दोस्तों ने कहा। और ये भी ठीक बात उन्होंने कही कि बस सूबों में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, यानी वो कैपेसिटी उनके नहीं रही जो बनाई, या फिर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनाई।
फर्दर डिवोल्यूशन की मानी तो ये थे कि वो जेलों तक जाना चाहिए था, वो नहीं किए, इसलिए कि MPA MNA जो हैं वो जो फंड्स हैं लोकल डेवलपमेंट के वो उसको अपना वो समझते हैं, अपना इलाका समझते हैं। लेकिन उस तरह से अफरासिब खटक साहब जो आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं माना क्योंकि 73 के आइन को भी नहीं माना था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने, फजलुल्लाह साहब ने कहा नहीं माना क्योंकि उनकी नौकरियां और मिनिस्ट्रीज जानी थी, और सियासी पार्टियों ने भी नहीं माना क्योंकि उन्होंने फर्दर डेवोल्यूशन नहीं की। तो नुसरत जावेद साहब माना किसने? नहीं, ऐसा भी देखे, इस पे एग्जैक्ट तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जितना आइडियली होना चाहिए था, लेकिन एक बुरी और अच्छी साइड ये भी हुई है, वो ये हुई है कि मिसाल के तौर पर अब अगर फ़र्ज़ करें कि शहदाद कोर्ट में आपको सेहत की सहूलत मुयस्सर नहीं है तो आप वफाकी हुकूमत को उसके बारे में ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसका लेकिन डाउन साइड ये भी हुआ है कि अब जमातें जो हैं जब वो देखती हैं कि हम वफाकी सतह पर हुकूमत नहीं बना सकते तो हम ऐसा करें कि सूबे को ना किसी को ग्रैब कर लें। उसमें एक बहुत बड़ा जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ सेट हुई कि 2013 में तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक साहब ने 3-4 जमातों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई और पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया उसका, 18वीं तरमीम का, सेहत कार्ड और फलाने और एक और टर्म ले ली। इसी तरह अब आप देखें कि वैसे एक ज़माने में कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है बाकी और हम कहीं जीते ना जीते, सिंध को हमने चौथी मरतबा भी जीतना है। तो ये हमें इस तरह के भी बहुत नुकसानात हुए। और दूसरी बात अनफॉर्चुनेटली ये हुई है क्योंकि माइंड, जैसे अफरासियाब भी कह रहे हैं, हर चीज़ में हम इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार नहीं दे सकते। हमारे सियासतदानों का माइंड भी तो फ्यूडल माइंड सेट है ना, बादशाहत है। तो आप जब देखते हैं 18वीं तरमीम में आपके पास जो वसाइल और ख़ुद मुख्तारी है तो सूबा आपके लिए फीफडम है, तो आप सूबा नहीं हाथ से छोड़ना चाहते हो, आप लाड़काना की म्यूनिसिपल कमेटी को जो है मजबूत नहीं करोगे। बस जैसे आप इस्लामाबाद है, यहाँ पे वजारत हेल्थ की क्या ज़रूरत है भाई, कितने हॉस्पिटल हैं, लोकल गवर्नमेंट हो वो अस्पताल चलाएं, अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन नहीं करते। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शंस, ये पॉलिटिशियंस का फिर अपना जो फ्यूडल माइंडसेट है और वो वही पुराना जागीरदाराना एरिया में कि ये मेरी टेरिटरी हो गई, अल्लाह खैर सल्ला, बाकी जाए जो होता है सो हो। दिस इज़ द डाउन साइड। शहबाज कहते हैं कि झगड़ा वसाइल का है, जो लोग वफाक के पास ज़्यादा वसाइल देखना चाहते हैं वो चाहते हैं 18वीं तरमीम रोल बैक हो, मगर यहाँ सूबे आगे डिवॉल्व नहीं करते। कुछ हमें वसाइल की कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि ये क्या वसाइल हैं जो सियासी पार्टियां अपने हाथ में रखना चाहती हैं और लोकल बॉडीज क्यों नहीं बना रही? उससे पहले मैं सिर्फ एक बात पे मैं सिर्फ ऑगमेंट करना चाहूँगा जो नुसरत जावेद साहब ने कहा है, मोर देन द एस्टेब्लिशमेंट, ये सियासी जमातों का ज़्यादा कसूर है कि जो 18वीं तरमीम है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी में जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो प्रेसिडेंट के पास जाके या प्राइम मिनिस्टर के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि हमें ग्रेड 22 की पोस्ट चाहिए, आप एक डिवीज़न क्रिएट कर दें या वजारत क्रिएट कर दें। वो प्रेसिडेंट जो होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी होंगे, या प्राइम मिनिस्टर जो होंगे पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी होंगे, उनको किसी इत्तेहादी जमात को, अपने किसी चहीते को अकोमोडेट करना है तो एक वजारत के 4 टुकड़े कर देंगे और या 4 नई वजारतें बना देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट देती है NFC का भी और 18वीं तरमीम का भी, उसके टाइम पे ही NFC और ये सारी जो 18वीं तरमीम थी रिवर्स होना शुरू हो गई थी। अब NFC के अंदर जो एक पॉजिटिव चीज़ है, जो वसाइल की भी बात होती है, इस वजह से इतना झगड़ा भी पड़ा हुआ है कि जो तकरीबन 58% शेयर सूबों को जाता है वो आइनी तौर पर उसको एक प्रोटेक्शन हासिल है। वो अगर आप उससे कम करना है तो फिर आइन में तरमीम करना पड़ेगी, जो कि आसान चीज़ नहीं है। यही वजह है कि बार बार 18वीं तरमीम के ऊपर अटैक होता है। वो वसाइल क्या है? अब सूरत हाल पाकिस्तान की ये है कि जितना भी वफाकी हुकूमत अपना टैक्स इकट्ठा करती है, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एग्जाम्पल ले लें, उसकी कलेक्शन का 86% सिर्फ एक चीज़ पे खर्च होता है, वो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है। अब पीछे कुछ नहीं बचता। दूसरा बड़ा जो हिस्सा होता है वो दिफा का होता है। तो जब दिफा की तरफ से दबाव आता है या उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है, जेन्युइन रिक्वेस्ट भी होती है कि हमें अपने वसाइल में इजाफा करना है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आगे से जवाब ये दिया जाता है हमारे पास पैसे नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद, NFC के बाद पैसा सूबों के पास चला गया, उनको एक और रास्ते की तरफ लगा दिया जाता है।
बजाय इसके कि अपने जो अखराजात है उसको कंटेन करें और सूबों में जो चीज़ है वो एक अलहदा है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। जो सीक्वेंसिंग थी ना एनएफसी की और 18वीं तरमीम की थोड़ी सी गलत हो गई थी। सूबे ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप उसकी एग्जांपल एक ऐसे ले लीजिए, ये तो बात ठीक है कि हमने खुद यहाँ पे जो एक इतना बड़ा अपना काम खड़ा कर दिया, वजारतें बना दी, वो अपनी जगह पर बात ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो एक नई बॉडी है जिसको मिलिट्री और सिविलियन दोनों उसको सुपरवाइज़ करते हैं, उसने ये फैसला किया है कि 18वीं जो आइन की तरमीम है उसकी रूह के मुताबिक सूबों की जो जिम्मेदारियां और उसको उसके अंदर वफाक खर्चा करता है, तो आप ये फैसला कीजिए कि ये वाले जो एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट करती है सूबों को ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने पहला केस पकड़ा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में जो इस साल का है 322 मनसूबे सूबाई नेचर के हैं जिनकी कुल लागत है 912 अरब रुपया। तो उन्होंने कहा जी ये तो सूबों को देना, सूबों ने वो लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ 76 मनसूबे 121 अरब रुपए के उन्होंने बंद करने का फैसला किया, वो भी वापस नहीं जा रहे। तो अब मसला ये है कि जो मतलब लेने से क्यों इनकार कर दिया? इसलिए कि वो जो 912 अरब रुपए का खर्चा है वो सूबों को चला जाएगा। अभी तो वफाकी हुकूमत कर रही है। प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे इमरान खान का हेल्थ कार्ड, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का उनकी जो लैपटॉप स्कीम, ये दोनों काम गलत थे। वो उसका पर्पस कितना भी अच्छा हो, आइनी तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। ये एजुकेशन और हेल्थ सूबों का काम है, तो सूबे करें। लेकिन इन्होंने इतनी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने ऊपर ले ली हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पर्पसेस। हम इसको किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कर सकते। हमारी गलतियाँ, हमारे सियासतदानों की ये गलतियाँ हैं। तो अगर ये चीज़ें ना करते, खर्चे अपने उसी जो आइन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक रखते और जो आपके महसूलात थे उसमें सही इजाफा करते, तो आप और मैं हम सब बैठ के आज ये डिबेट ना कर रहे होते कि एनएफसी भी गलत है और 18वीं आइनी तरमीम भी गलत है। फजलुल्लाह साहब, क्या वजह है कि सूबे जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जिम्मेदारी के साथ साथ तो अथॉरिटी भी बढ़ती है ना, जिम्मेदारी क्यों लेने को तैयार नहीं है? और ये क्यों एक परसेप्शन है कि जो सेहत के मामलात हैं, एजुकेशन के मामलात हैं, जिन्होंने बेहतर होना था वो बेहतर नहीं हो पाए? नहीं, बस सिंपल सी बात है, अगर नहीं लेना चाहते तो बंद कर दें प्रोजेक्ट। बात यह है कि आप ब्लैकमेल एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं? मतलब यह कि नीयत दोनों तरफों से ठीक नहीं है। क्योंकि ये हफीज़ पाशा वाज़ीर डिप्टी चेयरमैन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, मैं सेक्रेटरी प्लानिंग था, हमने सूबों को कोई 600-700 अरब रुपए के ट्रांसफ़र किए। तो उस ज़माने में जब तक कि ये न कोई एनएफसी था, न कोई ये चीज़ थी, एक रेशनल था, एक जस्टिफिकेशन जिसके तहत हमने प्रोजेक्ट वो ट्रांसफ़र किए थे। अब तो जस्टिफिकेशन है। जो सीक्वेंस की बात के सही बात है कि अगर 8वीं टर्म पहले आ जाती, एनएफसी बाद में आती, तो सूबों को हम पाबंद कर देते कि ये सारी चीज़ें आपने करनी है, फिर आपको ये 56.5% मिलेगा। लेकिन एनएफसी आ चुका था, ये बाद में आया, तो अब ये जो चक्कर चल रहा है। लेकिन देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन कि आप सूबे के खर्चे यहाँ उठाएं। इवन अगर मैं कहूँ तो जैसे इन्होंने सिर्फ 2 प्रोग्राम मेंशन किए, ऐसे 20 प्रोग्राम है। अगर पॉवर्टी रिडक्शन करनी है तो सूबे करें, वैसे उनके पास भी है, बजट उनके पास भी है, जो बनाने हैं उन्होंने बनाए। फेडरल गवर्नमेंट क्यों अपनी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एलीट कैप्चर अपने आप को महफूज करने चाहते हैं सियासतदान हर तरफ से, तो वो इसलिए वो नहीं चाहते कि स्टेटस को ख़त्म हो। ये वोट के लिए कर रहे हैं कि नज़र आए कि हम कुछ काम बिल्कुल कर रहे हैं? वोट के लिए। वो देखे ना, वो कह रहा है, एक पॉलिटिशियन कह रहा है जी मैं 300 बिजली दूंगा, 300 वाट की फ्री दूंगा। भाई उसके लिए तुम 600 अरब रुपए हर महीने कहाँ से लाओगे? वो भी तो हमें सोर्स बताओ। दूसरा पॉलिटिशियन कहता है मैं ये करूँगा, लाहौर में बैठ के ये करूँगा, कहाँ से करोगे? इधर हम जान पे आई हुई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ तक कर्जों में डूबे हुए हैं। ये तो हम एक नाम का डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वी आर एट द डिफ़ॉल्ट। तो आप इस सूरत हाल में आपको ये एलीट कैप्चर है। दूसरा जो बड़ा प्यारा पॉइंट दिया नुसरत साहब ने कि सूबों ने अपनी अपनी रियासतें बना ली हैं और उस रियासत में हम 15 साल से खेल कूद रहे हैं, उससे हम पैसा बना रहे हैं। आगे चल के हमने और भी अपने आप को बुकिंग कर लिया, 5 साल और भी ले लेंगे, क्योंकि 5 साल और लेंगे 1000 रुपये और आ जाएगा, खर्च कर लेंगे। तो ये हर तरह से ये हो रहा है। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, आपने ये CF काउंट बनाई है, लेकिन अगेन इसके लिए आगे चल के इश्यू होंगे, क्योंकि यू आर एंटरिंग इनटू फील्ड, माइन फील्ड, जो आपके सब्जेक्ट नहीं है, जो आपका काम नहीं है, उसमें आप जा रहे हैं। कल कोई भी गवर्नमेंट आएगी, इससे एक कन्फ्रंटेशन पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें हम सोच समझिए,
हर जगह पे हम जज्बाती फैसले करते हैं और सिर्फ एक टाइम छोटा सा टाइम और छोटी सी सर्वाइवल के लिए हम बड़े डिसीजन करते हैं, तो आने वाली हुकूमतें भुगतती हैं। ये हम जो भुगत रहे हैं कि एक गवर्नमेंट का ये कुछ नहीं है, ये जो लोन लिए हैं, जो कर्जे लिए हैं, ये तो बहुत सारी हुकूमतों ने कर्जे लिए, सारी हुकूमतों ने एक पैटर्न बना लिया था फॉर सर्वाइव, और कोई पूछने वाला नहीं था, लोगों के सामने जा नहीं सकती थी क्योंकि दे वर कल्प्रिट्स। अच्छा, आप सब लोगों ने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को हम बिला वजह ही ब्लेम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं 18वीं तरमीम पे, लेकिन एक फीलिंग आती है, एक परसेप्शन आती है कि शायद वो इसको रोल बैक करवाना चाह रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, क्यों आती है ये फीलिंग? उनको क्या मसला है इससे? एक तो मसला ये है कि उन्हें शुरू से आदत है निगहबानी की, और सच्ची बात ये भी है कि देखिए, मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी ये बात कहने से हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ओवर स्ट्रेच करती है और उसने आपको हिस्टोरिकली मॉनिटर समझा है कि बाकी लोगों पे निगाह रखो, वो इस काबिल नहीं है, इनकॉम्पिटेंट हैं, करप्ट हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप उनको झुटाने के लिए आपने क्या किया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, शहबाज उसको ज़्यादा आसानी से बयान कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली जो है हमारे मकामी वसाइल से, वो थर कोल से पैदा हो रही है, ग़ालिबन $3 यानी पर यूनिट, पता नहीं क्या है जी, राइट ना, वन ऑफ द चीपेस्ट। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर सिंध में लोड शेडिंग हो तो भाई उसकी वफाक क्यों गाली खाए? वफाक में बिजली का महकमा क्यों है? वो ख़रीदे, पंजाब जो है सिंध से ख़रीद ले अगर वो इजाफी कर सकते हैं। अच्छा, अगर उन्हें को फॉरेन इन्वेस्टर लाना है वो ले आए, तो इस तरह की चीज़ें तो करें ना, कोई ऐसे एक रोल मॉडल तो बनाएं। अच्छा, सिंध में 1-2 हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं जहाँ पे वाकई आपका दिल के बड़े कॉम्प्लिकेटेड इलाज आसानी से हो जाते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप जाओ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आम सिंधी को सेहत की वो सहूलत मौजूद है जो उस पोस्टर हॉस्पिटल में है या नहीं? तो बीबी, फिर जब आप स्पेस इस तरह की छोड़ेंगे भैया, तो फिर वो जो मॉनिटर है, निगहबान है, वो तो बोलेगा। अब आगे जो बात आनी है, जो कि बहुत अब संजीदा, जैसे जन फजल साहब जिस पे इशारा कर रहे हैं कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट ये जो आ रही है फैसिलिटी SIFC, हाँ। इसमें बाकायदा किसी न किसी स्टेज पर कन्फ्रंटेशन होगी कि सूबे ये महसूस करेंगे कि भाई हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब जैसे रिकॉर्डिक का मामला था, उसमें जो परसेंटेज का मामला था, तो बलूचिस्तान के एक चीफ मिनिस्टर साहब जिनको हम किसी काबिल नहीं समझते, मीर कुद्दूस यानी बजिंजो, उसने इतनी रेजिस्टेंस अपना हिस्सा लेने के लिए दिखाई जो शायद अफरासियाब खटक जैसे गद्दार कहलाने वाले सूबाई खुद मुख्तारी के हामियों ने नहीं दिखाई क्योंकि बात पैसे की थी। सर, इस पे आखिरी दफ़ा बात करके, शहबाज आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट को बिला वजह ब्लेम करते हैं। रिसोर्सेज के मामले में क्या फ़ौज के रिसोर्सेज में कोई कमी आई है 18वीं तरमीम के बाद? ये परसेप्शन क्यों है? और मैं ये नहीं कह रही कि ये सच है या गलत है, मैं बात कर रही हूँ परसेप्शन है कि शायद उनको पहले किसी ज़रिए से ज़्यादा पैसे मिलते थे या उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे और अब वो सूबों को चले गए हैं। देखिए, आर्मी के जो नीड्स हैं बाय एंड लार्ज आर्म फोर्सेस की वो मीट हो रही हैं। उनके कुछ प्रोग्राम जो लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं वो ज़रूर इफेक्ट हुए हैं, और वन ऑफ द रीजंस कहा यह जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था PMLN में और मिलिट्री में उस वक्त, जिसके बाद ये सारा एक एपिसोड हुई और नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया, उसकी वजह कुछ बजट रिलेटेड मैटर्स भी थे। क्या इनके पैसे कम हुए हैं या नहीं? अगर आप इसको इन साइज़ ऑफ GDP देखें कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, अगर उसके तनासुब से देखें, पहले इनको 2.5 से 3% ऑफ द GDP इनको मिलता था, जो अब कम होके तकरीबन 2% आ गया है। अगर आप उसको बजट के हिस्से में देखें तो जो बजट का हिस्सा है उसके तकरीबन इनका जो स्टेटेड डिफेंस बजट है जो डिस्क्लोज़ किया जाता है 18% के आसपास होता है, 18 से 20। कुछ और भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ होती है, तो मिला के 24-25% इनको मिलता था। लेकिन जिस तरीके से इनको पहले मिलता था, जो इनका शेयर होता था, वो अब कम ज़रूर हुआ है। और जो कम हुआ है इनका रिलेटिव टर्म्स में, उसका फ़ायदा कोई आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं हुआ। वो जो पैसा है वो आपका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में चला गया। और ये जो कम हुआ है ये 18वीं तरमीम की वजह से हुआ है
या बजट रेवेन्यू ज़्यादा ना होने की वजह से हुआ? देखिए, इसका मेरा नहीं ख्याल कि 18वीं तरमीम का इससे कोई लेना देना है। ये 18वीं तरमीम को कोई भी वफाकी हुकूमत जो ऑफ द टाइम होती है उसको एक बहाना बना के उनको कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो उनकी तरफ से डिफेंस की जो डिमांड्स आती हैं, हर साल जब बजट बनता है उसमें 19-20 का फ़र्क होता है। अगर उन्होंने 2000 अरब रुपया मांगा है तो ये 1900 अरब रुपया दे देंगे, कुछ बाद में सप्लीमेंट्री दे देंगे। उनकी नीड्स बाय एंड लार्ज मीट हो रही हैं। लेकिन जब भी उनकी तरफ से डिमांड आती है, आगे से कह दिया जाता है कि पैसा सूबों को चला गया। जो उनको नहीं बताया जाता है, दो बातें नहीं बताई जाती। एक तो ये कि कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी कितनी होगी, सारा पैसा वहाँ खाया जा रहा है। और दूसरा ये कि हर वफाकी हुकूमत बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है अपने जो टैक्स के महसूलात हैं उसमें इजाफा करने से। तो जो पाए है वो तो वहीं खड़ा हुआ है। उस पाए का अगर आपका तकरीबन पूरा अगर पाए आप ले लें, उसका 60% जाता है आपकी सर्विसिंग के ऊपर, बाकी कोई 25% के करीब इनके पास जाता है। बाकी अपने पूरा मुल्क चलाना है, वो कहाँ से चलाएंगे? एक नंबर में फाइनली थ्रो करूँगा, सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद जितना भी उनका बनता है जायज़ हिस्सा आइनी तौर पर, उसके बाद अब जो पैसा बच रहा है वो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए भी काफ़ी नहीं है। पिछले साल जो माली साल ख़त्म हुआ है, कर्ज़ों के ऊपर जो सूद की अदायगी थी, खालिस्तान वफाकी जो आमदन थी उससे 22% ज़्यादा थी। तो यही वजह है कि अब आपके पास बचा कुछ नहीं है। अब आप अल्टरनेट इनोवेटिव वेज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक तो ये है कि आइन में तरमीम किए बगैर आप जो BISP है वो सूबों को ट्रांसफ़र कर दे, उसका ख़र्चा को तकरीबन 500 अरब रुपये अब सालाना हो गया है। उसके बाद दूसरा वो कह रहे हैं जी कि जो स्पेशल एरियाज़ हैं हमारे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनका जो ख़र्चा है 3-4% है, वो आप बगैर आइन में तरमीम किए वो सूबों को उनसे वहाँ से कुछ कटौती कर ले बिफोर द डिवीजन ऑफ द डिविजिबल पूल। तो इस किस्म की क्रिएटिव अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। क्या करें? तो ये बताएं कि आइन में तरमीम के लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो इन नियर फ्यूचर अफराज खटक साहब, एक तो ये बताइएगा, आइन में तरमीम की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती या कोई नज़र आती है? जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और बात अर्ज करना चाहूँगा। ये कहना कि ये तासुर था कि एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ तासुर नहीं था, हकीकत थी। जनरल बाजवा का बयान छपा पाकिस्तानी अखबारों में, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज़्यादा पॉइजनस है। ये रिकॉर्ड पे आया और उन्होंने उसकी तरीद नहीं की। एक दफ़ा अफ़गानिस्तान के बारे में एक मीटिंग यहाँ हुई तो मैंने उनको से पूछा, मैंने कहा आप ये क्यों 18वीं तरमीम के खिलाफ बयान देते हैं? पंजाबी सियासतदानों ने तो उस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब पंजाबी जर्नैल उसको वीटो करेंगे। तो उन्होंने कहा था, एक तो ये बात मैं कहना चाहूँ। दूसरी बात ये है कि आइन में तरमीम जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि इस पर पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बारे में आप एक मीटिंग करें, आप कॉन्फिडेंस में लें कौम को, पूरी कौम को, कि क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसमें खसूसियत के साथ मसलन NFC अवार्ड आखिरी दफ़ा हुआ था 2010 में, अभी 14 साल हो गए हैं, नया NFC अवार्ड नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि असल में ये जो तालीम और सेहत के महकमे सूबों के पास चले गए हैं, उनके पैसे अभी वफाक के पास हैं। फेडरल बजट का हिस्सा है वो। फेडरल बजट जो है वो एलोकेट करता है और फिर सूबों को ट्रांसफ़र करता है। उसमें ये तय पाया था, उस काबीना की मीटिंग में भी मैं था, और ये जो NFC काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में भी हम स्पेशल इन्विटेशन पे ये कमेटी के मेंबर शरीक हुए थे, जिसमें मैं भी था। उसमें कहा गया था, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि अगले NFC अवार्ड में ये जो हिस्सा है सूबों का, ये सूबों को फार्मली डिवाल्व हो जाएगा। तो फार्मली डिवाल्व नहीं हुआ, तो नए NFC अवार्ड के लिए अगर बैठेंगे सूबे ये कहेंगे कि ये डिवाल्व करें तो 58% से ये 64% या 62% पर चला जाएगा। इसलिए अगर आइन तरमीम करनी है तो फिर ये सारी चीज़ें तय करके करें। ये नहीं कि चूँकि फेडरेशन तो सल्तनत है ना, वो एम्पायर की तरह, पहले मुगल सल्तनत थी, फिर अंग्रेज़ सल्तनत थी, अब इनकी सल्तनत है। और मैंने एक दफ़ा, मैं जब HRCP का चेयरपर्सन था, मैंने एक दफ़ा कहा था, मैंने कहा ये कौमी तराने में थोड़ी सी तब्दीली करें। आपने लिखा है कि कौम मुल्क सल्तनत, मैंने कहा लेकिन कौम मुल्क जमहूरियत, क्योंकि सल्तनत के ख्याल से सल्तनत के ख्यालात जो हैं उससे और चीज़ें पैदा होती हैं जो हमारी तर्ज हुक्मरानी में शामिल हो जाती हैं। फजलुल्लाह साहब, ये मिनिस्ट्रियाँ कम करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही और वे फॉरवर्ड क्या है? अब हम प्रोग्राम को रैप अप वे फॉरवर्ड ये है कि 13 साल हो गए आपने NFC को नहीं किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आप सारी कर रहे हैं और सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आप NSC में बिठा के एक आप फार्मूला सजेस्ट करें, आपको ये फार्मूला अगर पसंद नहीं है और फार्मूला सजेस्ट करें, और जैसे शहबाज ने कहा आप उन्हें ट्रांसफ़र में, तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो फॉरेन लोन जिस सूबे में खर्च हुए हैं दे शुड पे, क्योंकि वहाँ पे जिसकी डेवलपमेंट वहाँ हुई है उसके लिए वो पे करे। तो ये एक लायबिलिटी आप
ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए, लायबिलिटी ट्रांसफ़र किए, इसके लिए कोई मैच्योर लीडरशिप चाहिए, एक्सेप्टेबल लीडरशिप चाहिए जो बैठ के सूबों के साथ बात करे। नुसरत जावेद साहब, आप बता रहे थे कि जी जो लीडरशिप जब सूबे में थी तो वो इसके हामी थे, अब वफाक में आए हैं तो इसके मुखालिफ हो गए हैं। ये मैच्योर लीडरशिप जो कि न्यूट्रली इसको देखे आपको मुस्तकबिल करीब में आती नज़र आती है, और वे फॉरवर्ड क्या अब अगली हुकूमत आने वाली है? अब ये मैच्योर लीडरशिप नहीं है जी, ये अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। आई एम अफ्रेड शहबाज शरीफ साहब ने अपने 16 महीने के टेन्योर में जिस किस्म की कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं, उसमें अगर आप वो सारे कवानीन पढ़ें तो ये मान लिया है कि हम नालायक हैं, तो निगहबानो खुदा के लिए हमें गाइड करो, नेक जो राह है उस पे आप हमें चलाएं। अब मैं मज़ीद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि हम दोबारा, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, शहबाज साहब या उनके बड़े भाई जब वज़ीर आज़म बना दिए गए और रस्म इंतखाब हमारे यहाँ हो गई, तो वी वुड बी रिटर्निंग टू 1 यूनिट डेज रादर देन मोर ऑटोनॉमी। ये मेरा ख़तरा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। फजलुल्लाह साहब, अफरासियाब साहब, आपको लगता है कि हम लौट रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि मैं नुसरत साहब से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि 2014 से जो कू शुरू हुआ था और 2018 में पीक पर पहुँचा था, उसने आधा इक़्तिदार जो था मुंतकिल कर दिया था इमरान खान साहब के दौर में। जो बाकी रह गया था वो शहबाज शरीफ साहब ने मुंतकिल कर दिया है। अब ये कि उनसे इख्तियार लेगा कौन, मेरे ख्याल में तो एक बड़ी जमहूरी अवामी तहरीक के बगैर ये इख्तियार वापस नहीं ली जा सकते। सल्तनतें लॉजिक से रेप अप नहीं की जा सकती जब तक स्ट्रगल ना हो, अवाम ना आए। लेकिन फजलुल्लाह साहब और शहबाज साहब, एक आईनी तरमीम के बगैर आप कैसे 58% से कम तो नहीं हो सकता? तो आप देखें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, उसको रिव्यू तो करें। एक दफ़ा बैठ के रिव्यू, आप एक चीज़ को कहने ख़त्म करो या कंटिन्यू करो, लेकिन कोई रिव्यू क्यों नहीं करते? इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कभी हुआ है इसका? कोई नहीं हुआ। NFC का इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू नहीं हुआ। 13 साल में आपने NFC नहीं बने, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमल पे नहीं कर रहे हैं, CCI नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं है, किसी से निगोशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठ के हर एक आदमी अपनी अपनी पसंद के बयान दाग देता है। इससे पसंद से तो हुकूमतें नहीं चलती ना, हुकूमतें तो कंसेंसस से चलती हैं। वो कंसेंसस का हमें कोई मूड ही नहीं किसी का नज़र आता। हर एवरी बडी इज़ ड्राइविंग इन ओन वे, तो ये कैसे फेडरेशन चलेगी? इसका तो कोई, मुझे तो कोई नुसरत साहब वाली बात, कोई चलने वाली बात नज़र नहीं आती। रैप अप करते हैं शहबाज, इस कॉन्टेक्स्ट में बताएं, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, कि अब अगर हमारे कर्ज़ों की अदायगी हमारे वफाकी बजट से ज़्यादा है तो वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, अभी भी बहुत सारी चीज़ें करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। अभी भी पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मैच्योरली बिहेव कर सकती हैं। कभी भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सूबों में जितना पैसा जा चुका है वहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग पैसा ज़ाया हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज़ाया हो रहा है, मिनिस्टर्स के ऊपर ज़ाया हो रहा है। ये जो पहला क्वार्टर गुजरा है, पहली सहमाई थी इस माली साल की, फेडरल गवर्नमेंट अपना हाथ खींच के खर्चा कर रही थी और सिर्फ पंजाब ने जो डेवलपमेंट खर्चा किया, बावजूद इसके कि वहाँ पे एक आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो 61% पिछले माली साल से ज़्यादा था जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई थी। तो इस हद तक वहाँ पे एक अयाशियों का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा वो हो रहा है। करेक्शन यहाँ पे हो सकती है। वे फॉरवर्ड ये है कि जो आइनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारियाँ हैं उनको करने दीजिए। जैसे फजल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, आप कल सुबह से वो खर्चा बंद करें जो वफाकी हुकूमत कर रही है। और कुछ आइन में जो एक तरमीम किए बगैर ये करना चाह रहे हैं, डिविजिबल पूल का ही एक हिस्सा जाना होता है ना, तो उसको तकसीम करने से पहले अब सोच एक ये पाई जाती है, जो मेरा ख्याल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी है, कि वो जो हिस्सा है जब वो तकसीम होता है 58%, तो वो 58% तकसीम करने से पहले उसका कुछ हिस्सा उसमें से काट लिया जाए। और तीसरी चीज़ जो कि आइनी तौर पर हो सकती है, इन्होंने अनकंडीशनल ट्रांसफ़र्स किए हैं वफाक ने सूबों को, उसको कंडीशनल किया जाए। ख़ास तौर पर आइन का आर्टिकल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 140A, जो कि डील करता है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को जो पैसा इन्होंने सूबों को देना, उसमें डायरेक्ट सूबों को देने के बजाय उसका एक शेयर डिटर्मन किया जाए, वो डायरेक्ट आपकी ज़िले हुकूमतों को जाए। इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो आपके निज़ाम में भी बेहतरी आएगी और आप देखेंगे कि हेल्थ में, एजुकेशन में आपके जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर होंगे इस पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमने एक बड़ी सैर हासिल बहस की 18वीं तरमीम पर। अब इन मसाइल का हल होता है या नहीं, ये तो आने वाली हुकूमत के दौर में देखा जाएगा। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा तंजीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।